लिंक भेजे। तो देखिए कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में गवर्नर बंगाल के, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय, ठीक सारी चीज़ें आपको बता दी थी। जल्दी जल्दी मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा सुनते रहिएगा। देखिए अगर आपको याद हो तो 1757 में क्या हुआ है, कब, 23 जून को। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में के बाद, जीतने के बाद, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया, रॉबर्ट क्लाइव। तो 1758 से अगर हम पद ग्रहण करने की तारीख से बात करें तो 60 तक रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। इसके बाद 1760 में जो आते हैं वो कौन आते हैं, हॉलवेल आते हैं, एक अस्थाई गवर्नर के तौर पर आते हैं, टेम्परेरी गवर्नर या एडहॉक गवर्नर के रूप में आते हैं। इसके बाद 1760 से 64 में वेंसी टार्ट आते हैं, और वेंसी टार्ट के समय बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो बक्सर का युद्ध होता है। फिर इसके बाद 64 से 65 के बीच में कौन आते हैं, स्पेंसर आते हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आ जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो टेन्योर है, एक तो हो गया 1758 से 60 एज ए गवर्नर जब वो ऑफिस में पहुंच गया, और 65 से 67, और 65 में इसने क्या किया, तो डायरकी इन बंगाल, और इससे पहले इसने क्या किया था, तो इलाहाबाद की संधियां की थी 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। अब तो ये बहुत बार हो गया, याद हो गया होगा। फिर 1767 से 69 के बीच में कौन है, वेरेलेस्ट आएंगे। ये जो वेरेलेस्ट हैं इनके समय क्या होगा, तो इनके समय होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 से 69 के बीच में था, जिस समय बंगाल के गवर्नर वॉरेलेस्ट थे। इसके बाद 1769 से 72 के बीच में कार्टियर आएंगे। कौन आएंगे, कार्टियर, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इसके बाद 1772 से 85 के बीच में, लाइव में बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है, लाइव क्लास, कोई रिप्लाई करिए जरा। तो 1772 से 85 के बीच में कौन आए, वॉरेन हेस्टिंग्स आए। और यहाँ से ही शुरू हो जाएगी कहानी। तो 1772 में सबसे पहले इसने क्या किया, डायरकी को समाप्त किया बंगाल में, एक घटना। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर इसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया ट्रीटी ऑफ सूरत से। 1775 के बाद में 1782 तक ये चला, और 82 में कौन सी संधि, सालबाई की संधि पर ये समाप्त हो गया। और सालबाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। इसके बाद में 1780 में कौन सा मदरसा, कलकत्ता मदरसा। और फिर इसके बाद 1780 से 82 के बीच में कौन सा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और 1782 या 4 तक, हाँ, तो 1780 से 84 तक था, और 84 में जाके मंगलौर की ट्रीटी पे ये समाप्त हो गया, ये भी इसी के समय में। इसके बाद 1784 में एक और चीज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब किसके समय आए, वॉरेन हेस्टिंग के समय आए थे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग की बात हो जाती है। इसके बाद 85 से 86 में कौन, तो मैकफर्सन, इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको जो मतलब है वो इनसे है। तो 86 से 93 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। और कॉर्नवालिस जो हैं पुलिस स्टेशंस, आईसीएस के जनक, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था शुरू करना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमानेंट सेटलमेंट 1793, स्थाई बंदोबस्त। इसके अलावा एक और चीज़ 1793 में क्या, तो कॉर्नवालिस कोड। तो स्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट और कॉर्नवालिस कोड जो है वो इनके समय की घटना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके समय में 1790 से 92 में क्या हुआ बेटा,
ठीक है, तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर यह समाप्त हो गया। उम्मीद है यहाँ तक ठीक होगा चीजें। फिर अब 93 से 98 कौन आएंगे? ठीक है, तो सर जॉन सोर। सोर बिल्कुल धीरे से बोलेंगे कि पहला चार्टर एक्ट ले आओ। ठीक है, तो प्रथम चार्टर एक्ट जो है वो सर जॉन सोर के समय में आया था और पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, अहस्तक्षेप की नीति के लिए सर जॉन सोर जाने जाते हैं। इसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है 1798 से 1805 तक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैले जिले। ठीक है, तो 1798 में ये सब्सिडरी अलायंस लाया, जो कि पहला राज्य हैदराबाद था जिसने 1798 में सब्सिडरी अलायंस की। 1799 में मैसूर, पहले एंग्लो मैसूर वॉर होगा चौथा, तो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, फोर्थ जो होगा वो 1799 में होगा। और इस युद्ध में बेलेजली टीपू सुल्तान को हरा देंगे, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाएगी। टीपू सुल्तान की तलवार बेलेजली के पास था, इसने अपने आप को क्या कहा? बंगाल टाइगर कहा। ठीक है, और इसके अलावा 1802 में कौन सी संधि? वसीन की संधि बेलेजली के समय में हुई थी, जो कि बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य हुई। और 1803 में कौन सी ट्रीटी? देवगांव की संधि भोंसले से 1803 में ही। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया जी और अंग्रेजों के बीच। सिंधिया जी कौन थे? दौलत राव सिंधिया। ठीक है, ये सब इसी के समय में होगा। इसके बाद ट्रांजिएंटली 1805 में कौन आया? कॉर्नवालिस आए और इनकी डेथ हो गई। कहाँ? तो डेथ गाजीपुर में इनकी कब्र। ठीक है, तो गाजीपुर में किसकी कब्र? कॉर्नवालिस की। इसके बाद 1805 से 7 के बीच में कौन आया बेटा? जॉर्ज वार्लो आए। और ये जो जॉर्ज वार्लो थे, एक तो इनके समय कौन सी संधि? तो राजघाट या राजपुर घाट की संधि 1805। और यहाँ कौन थे? यशवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो यशवंत राव होलकर थे। कौन सा युद्ध है ये? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो पूछा जाए कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति के समय कौन था गवर्नर जनरल, या राजपुर घाट की संधि किसने की? तो जॉर्ज वार्लो के समय हुई थी। तो जॉर्ज वार्लो के समय यशवंतराव होलकर, होलकर वंश के शासक थे। इस तरीके से ये 1805 से 7 की बात हो जाती है। फिर 1807 से 13 तक कौन आता है? मिंटो फर्स्ट आते हैं। और मिंटो फर्स्ट के समय क्या घटना घटी? तो एक तो 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल, राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। दूसरा 1809 में और कुछ है इसके समय, 1813 का सेकेंड चार्टर। ये एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1813 में क्या आया? एक तो हो गई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लाहौर की संधि किस समय थी? पहला एंग्लो सिख युद्ध के बाद। ठीक है, और 1813 में क्या आ गया बेटा? सेकेंड चार्टर। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आती है, तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज प्रोविजन फॉर इंडियन एजुकेशन, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपए की जो प्रावधान था वो कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से चार्टर में ये प्रोविजन किया गया बेटा? तो ये किया गया था सेकेंड चार्टर में। ये हो गई 1813 तक की बात। अब 13 से 23 तक कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसके समय में क्या होगा? तो 1817 में से 18 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और इस दौरान सबसे पहले 1817 में ग्वालियर की संधि, 1817 में ही कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ पूना। और 1818 में कौन सी? मंदसौर की संधि। ठीक है, पूना की संधि 1817 में किसने की थी?
बाजीराव सेकंड ने। और 1817 में ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया ने, ये वही थे जिन्होंने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। कुछ याद याद आ रहा है या दौलत लेके लूट गए भग गए आपकी? और 1818 में मंदसौर की जो संधि थी वो मल्हार राव होलकर सेकंड और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और फाइनली 1818 में जो बाजीराव सेकंड थे ये अपना पेशवा का पद त्याग देंगे। ठीक है, तो इसी ने किसका दमन किया? तो पिंडारीज, एवोल्यूशन ऑफ पिंडारीज के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 23 से 28 के बीच में कौन है? 1823 से 28 कौन है? एमहर्स्ट। कोई ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको 28 से 35। कौन है? विलियम बेंटिक। तो ये जो विलियम बेंटिक थे 1828 में आते हैं। इस समय राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना करेंगे? ब्राह्मण समाज की। 1829 में एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम। इसके बाद 1833 में थर्ड चार्टर आएगा और 1833 में ही राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाएगी। और थर्ड चार्टर से विलियम बेंटिक क्या बनेंगे? ठीक है, तो ये बनेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बन जाएंगे फर्स्ट, जी जी लिख दें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहले गवर्नर जनरल बन गए। और ये याद रखिएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। 28 से 33 तक ये लास्ट गवर्नर जनरल रहेंगे बंगाल के। और 33 के बाद में चार्टर एक्ट आएगा। तो तीसरा चार्टर एक्ट जो है वो कब आया? थर्ड चार्टर 1833 में आया। ठीक, इसके बाद 35 से 36 के बीच में कौन? मेटकॉफ। और एक ही बात, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। इसको मुक्ति मिल गई, हमें भी मिली। इसके बाद 1836 से कब तक? 42 तक कौन है? ऑकलैंड। ज्यादा कुछ मतलब नहीं है ऑकलैंड पे, तो जल्दी से एलन बैरो। तो ये जो एलन बैरो था इसको बस एक ही चीज याद रखोगे, SLAV कनेक्ट करना, क्योंकि इसमें 5 अल्फाबेट है। तो कौन सा सेक्शन था? सेक्शन या धारा 5 से इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और फिर 1844 से 48 तक कौन आएंगे? यहाँ आएंगे हार्डिंग फर्स्ट। और इनके समय एक तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और इसके बाद लाहौर की संधि। पहले तो ये बताओ एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में। और इसके बाद लाहौर की संधि हो जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये याद रखिएगा अच्छे से। और इसके बाद हम पहुंचे कहाँ? 1848 से, बोलो जल्दी से, 56। कौन है? डल हौजी। तो ये जो डलहौजी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 में ये हड़प नीति लाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और सतारा को हड़प लेगा। ठीक है, इसके बाद इसके समय में 1853 में पहली ट्रेन चलेगी। 1854 बोट डिस्पैच आएगा। और 1853 में ही कौन सा चार्टर? चौथा चार्टर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं भारत में स्टार्ट हो जाएंगी। इन सबको आपको ध्यान रखना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इसके समय आया था। ठीक है, इसके बाद 1856 से लेके 1862 तक कौन थे? कैनिंग भाई साहब। और कैनिंग के समय 1857 रिवोल्ट होगा और उसके बाद में ये बनेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के पहले वाइसराय, भारत के पहले गवर्नर जनरल अंडर द ब्रिटिश क्राउन। 1858 का एक्ट भारत शासन या गुड गवर्नेंस एक्ट, और उसके माध्यम से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव, और
वाइसराय के पद बनाए गए। और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, ये ध्यान रखना है। और 1857 में इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना की थी। ये सारी चीजें इनकी इंपॉर्टेंट हैं कैनिंग की, तो ये याद रख लीजिए। इसके बाद 1862 से 63 एल्गिन फर्स्ट। इसके बाद 1863 से 69 तक कौन है, बोलो, सर जॉन लॉरेंस। इनसे ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। अब फिर से आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 69 से 72 कौन आ गए, मेयो। मेयो का मर्डर अंडमान में शेर अली अफगान के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा मेयो कॉलेज, मेयो रेजोल्यूशन और भारत की पहली जनगणना 1872 में हमारी फर्स्ट सेंसस जो है वो हुई थी, ठीक है। ये हो गए आपके। फिर इसके बाद कौन, नहीं, 72 से 76 नॉर्थ ब्रूक, इससे आपको कोई खास मतलब नहीं है। 1876 से 80 के बीच में लिटन, और इसके विपरीत आगे जब आएंगे तो 1880 से 84 तक रिपन। इनको आपको ध्यान रखना है। तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1882 में ये रिपन इसे समाप्त कर देंगे, लिटन लेके आएगा। इसके अलावा 1878 में आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम। इसके अलावा आईसीएस की एज इसने कितनी कर दी, 21 से घटाकर 19 साल कर दी थी। ये क्या करेंगे, 19 से फिर 21 कर देंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एबोलिश कर देंगे। इसके अलावा अब यहाँ चलो 1881 पहली जनगणना वैज्ञानिक, और 1881 में ही पहला फैक्ट्री एक्ट। इसके बाद 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करो। 1882 में ही हंटर कमीशन आएगा एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा 1882 में ही ये क्या करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। इसीलिए ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। 1883 में ये इल्बर्ट बिल आएगा, और बाद में ही चले जाएंगे यहाँ से। इसके विरोध में इल्बर्ट बिल के क्या होगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत विद्रोह। तो ये हो गई बात आपकी रिपन तक की। इसके बाद 84 से 88 कौन आएगा, डफरिन। और डफरिन के समय याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और फिर 1888 से 94 के बीच में लैंसडाउन। तो लैंसडाउन के समय क्या क्या हुआ था, लैंसडाउन के समय एक तो 1892 का एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, और इसके अलावा 1891 में ही सेकेंड फैक्ट्री एक्ट। कुछ याद याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो। इसके बाद 1894 से 99 कौन है, एल्गिन सेकेंड। इनसे भी अपन को कोई मतलब नहीं है, इन्हें एल्गी खाने दो। इसके बाद जो आएंगे वो सब इम्पोर्टेंट है। तो अब 1899 से 1905 कौन है, कर्जन। तो कर्जन के समय 1902 पुलिस कमीशन और यूनिवर्सिटी कमीशन, 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट, 1903 सेकंड दिल्ली दरबार, ठीक है। और 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू। और सर्वाधिक रेलों का विकास। और फिर उसके बाद 5 to 10 मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड के समय क्या, तो 1909 में 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 सूरत सेशन, 1908 में तुगलक को जेल, 1909 में पार्लियामेंटो एक्ट और सांप्रदायिकता का जनक। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और 1910 से 16 हार्डिंग सेकंड। और हार्डिंग सेकंड के समय 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार, 12 में राजधानी परिवर्तन, 12 में इनके सिर पे बम, 13 में गदर, 14 में
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 15 में गांधी जी का भारत आगमन, ये सब हार्डिंग सेकंड के समय। और उसके बाद 16 से 21 चैम्सफोर्ड, तो चैम्सफोर्ड के समय क्या होगा? 1916 में एक तो क्या होम रूल लीग, 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद, 18 के बाद 19 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, 19 में रॉलेट एक्ट, 19 में जलियांवाला बाग, 19 में असहयोग। और ये सब किसके समय? चैम्सफोर्ड के समय। ठीक है। और इसके बाद 21 से 26 में क्या रीडिंग आएंगे, और रीडिंग के समय विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके अलावा 22 में चौरा चौरी, 4 फरवरी को 12 को गांधी जी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन को सस्पेंड कर देंगे। 1923 में स्वराज पार्टी, 24 में कांग्रेस का बेलगांव सेशन, 25 में 24 में ही एचआरए, 25 में काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, 9 अगस्त को। इसके बाद 26 से 31 इरविन, तो इरविन के समय 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 28 में भारत आगमन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद कौन किसकी हत्या? सैंडर्स एसेसिनेशन 1929 में, सीएलए केंद्रीय विधानसभा में बम, फिर लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज 1930 में, पहले दांडी मार्च, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा, और उसके बाद गांधी जी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे अभी, पहला होगा गांधी इरविन पैक्ट, ये ध्यान रखिएगा, और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब इसके समय। कौन है ये भाई? इरविन। और दीपावली डिक्लेरेशन। इसके अलावा इसके समय कौन सा आया था? सारदा एक्ट, हरविलास सारदा, याद है? 31 से 36 वेलिंगडन, और वेलिंगडन के समय 1931 में क्या होगा? अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद 1932 में मैकडोनाल्ड डिक्लेरेशन 16 अगस्त को, फिर 1932 में ही क्या होगा? गांधी अंबेडकर समझौता, फिर इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद 1933 में कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सब वेलिंगटन के समय। और 1936 से 44 लिन लिथगो, तो लिन लिथगो के समय 1936 लखनऊ सेशन, 37 कौन सा सेशन? चुनाव, और हरिपुरा सेशन 1938, गलत नहीं हो गया? 1937 में क्या है? फैजपुर, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी और त्रिपुरी संकट, और 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 40 में इसका अगस्त ऑफर 8 अगस्त को, और इसी के बाद गांधी जी 17 अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसके बाद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, और 1944 क्या आएगा? सीआर फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद पक्का 1944 से 47 बेवेल भाई साहब, और बेवेल के समय बेवेल योजना, पहले बेवेल योजना कितनी? 14 जून 1945 को। इसके बाद शिमला 25 जून को शिमला कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद कुछ नहीं, एटलीस्ट डिक्लेरेशन, और एटली की घोषणा में ये कहेंगे कि हम जून 1948 तक रिस्पॉन्सिबल हाथों में सरकार सौंप देंगे, ये भाग जाएगा। इसके समय एक घटना क्या होती? डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। और इसके बाद 1947 से 48 तक कौन है? माउंट बेटन है, और लॉर्ड माउंट बेटन जो है, इनके समय माउंट बेटन प्लान, 3 जून योजना, बाल्कन योजना, डिवाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान, डिकी बर्ड प्लान, ये सब हो जाएगा। और इसी के माध्यम से 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और उसके बाद 1948 से 50 के बीच में सी राज गोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल। और ये हो गई पूरी कहानी, जिसमें अच्छा जितनी चीज़ें अभी अभी बोली हैं मैंने पिछले 20-25 मिनट में, इन सब पे चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछी गई हैं।
सो प्लीज इनको याद रखिए, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं है, हमने आपको कांग्रेस, गांधी जी और अलग अलग घटनाएं उन सबको इसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद है अब थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं इस बात को। चलो, हो गया यहाँ तक? ठीक, तो ये तो हो गई आपकी सारी कहानी जिस पे हमें बात करनी थी। अब देखिए, ये सब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये क्रोनोलॉजी, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये शुरू में डालने का पर्पज ही इसका ये था कि भाई कैसे भी करके आपकी चीज़ें कवर हो जाए। अब हम यूरोपियन कंपनीज पर आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा इस पर कोई आपको लोड नहीं देना है। देखिए, पुर्तगीज, तो जो पुर्तगाली थे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगीज थे, और सबसे आखिरी में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, मतलब पहले आए और आखिरी में जाए। ठीक, एक बात। दूसरी बात, पुर्तगाली में वास्को डी गामा आपको ध्यान रखना है एक। इसके अलावा जैसे प्रिंटिंग प्रेस पूछा जाता है तो किसने, काजू, आलू, टमाटर, तंबाकू, ये सब लाने का श्रेय हम किसको देते हैं, पुर्तगीज को देते हैं। तो बेटा वास्को डी गामा जो थे वो 1498 में भारत आए। तो भारत की समुद्री मार्ग पर आने वाले या भारत का सी रूट खोजने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, अहमद इब्न मजीद ने इनकी सहायता की थी, नहीं तो ये ढूंढते रह जाते। कालीकट के शासक जमोरिन, केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे, ये पूछा जाता है, और जमोरिन ने इनका वेलकम किया था। लौटते समय इन्हें मसाले दे दिए गए थे, काली मिर्च वगैरह, और जिसको जब इन्होंने पुर्तगाल में बेचा था तो इन्हें 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था, 60% नहीं, 60 गुना लाभ हुआ था। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा व्यापार है जिससे आपको 60 गुना फायदा हो, तो क्यों ना आए हम व्यापार करने। तो यही काली मिर्च जो है वो यवन प्रिय है। यवन मतलब ग्रीक, ग्रीक लोगों को प्रिय होती है इसीलिए। और यही एक व्यक्ति थे जिसके चलते अगर हम देखें तो काली मिर्च ना होती तो भारत में कोई भी यूरोपियन कंपनी आगे नहीं आती, या मसाले ना होते तो। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ये अपने साथ खट्टे फल लेके आए थे जिनको खाने से इन्हें विटामिन सी की कमी नहीं हुई और इन्हें परिणाम स्वरूप स्कर्वी नहीं हुई थी। इनके साथ में कई सारे लोग जो थे वो स्कर्वी के कारण मारे गए, या जो भी कहें थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, स्टोरिक विटामिन या ऐतिहासिक विटामिन कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक है मेडिटेरियन सी, कितने लोगों ने सुना है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास की जो क्लाइमेट है, इस रीजन में जो भी कंट्रीज हैं, इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि यहाँ गर्मियाँ सूखी होती हैं और सर्दियों में बारिश होती है। जबकि हमारे यहाँ कैसी जलवायु है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियाँ सूखी होती हैं, ऐसे ही होता है। तो इसके कारण, सर्दियों में बारिश होने के कारण, विंटर सीजन में रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर खट्टे फल जो हैं इस पूरे क्लाइमेट की विशेषता होते हैं। ठीक है, तो नींबू, संतरा, मौसमी, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। और ये खूब भर भर के लाए थे, बाकी लोगों ने अपने संतरे मौसमी फेंक दिए तो उन्हें स्कर्वी हो गई थी। 60 टाइम प्रॉफिट, जमोरिन ने वेलकम किया, कालीकट पोर्ट पर आए थे वास्को डी गामा, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने 1498 में ये भारत आए थे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। अब देखते हैं इनके, अब पुर्तगीज को चस्का लग गया, ये फिर आया, फिर ले गया, फिर आया, फिर ले गया। तो इन लोगों को लगा यार यहाँ तो बड़ा माल है, तो इसके चलते अब इन्होंने व्यापार करने के लिए यहाँ पे गवर्नर बनाना शुरू किया। तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पदभार ग्रहण करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय था 1505 में। तो ये पूछा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर या वाइसराय कौन था। तो भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था बेटा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थे
फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फिर इसके बाद देखते हैं अल्फांसो। अच्छा हाँ, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है बेटा, नीले या शांत जल की नीति, ये पूछा गया एक आध जगह क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा की है, जो कि फर्स्ट वाइसराय या गवर्नर था भारत में। ठीक। अब अल्फांसो द अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, तो भारत में पुर्तगाली सत्ता या शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क है। ये ध्यान रखिएगा। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीत लिया, गोवा छीन लिया था, और मलक्का साउथ ईस्ट एशिया और हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर अधिकार किया इसने। कोचीन में भारत की पहली यूरोपीय और पुर्तगालियों का, आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि पहली फैक्ट्री यूरोपियंस की कहाँ बनी थी या पहला दुर्ग, तो ये बना था कोची में। ठीक है। और पुर्तगाली फोर्ट भी बनाया था इसने 1503 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, तो कौन था, अल्बुकर्क था। जबकि पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। और पहला पुर्तगीज यात्री कौन आया, तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग या सी रूट की खोज की थी। ठीक है। ये किससे संबंधित बातें थी बेटा, तो ये कुछ बातें थी आपकी जो आपको ध्यान रखना है, पुर्तगीज से थी। और मैंने आपको बता दिया आलू, तंबाकू, काजू, टमाटर और प्रिंटिंग प्रेस, इनको लाने का श्रेय हम किसको देते हैं, पुर्तगीज को या पुर्तगालियों को देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो 1599 में बेटा इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल की शुरुआत की गई। क्या, मर्चेंट एडवेंचर्स। दिसंबर 1600 का इनकॉर्पोरेशन या निगमीकरण किया गया और एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे पूर्व के साथ, पूर्व मतलब भारत जैसे देश के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। ठीक है। कितने दिन के लिए, तो 15 वर्षों के लिए। भारत का तत्कालीन बादशाह कौन होगा, भाई सीधी बात है, 1600 की बात की जा रही, 1500 नहीं। तो आपको पता है कि 1556 से 1556 से 1605 तक अकबर हैं। तो उस समय अकबर थे। तो पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन था, तो अकबर थे। ठीक है। 1611 में कंपनी ने अपनी अस्थाई कारखाना, टेम्परेरी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। जहांगीर थे उस समय शासक। 1613 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। तो पहला स्थायी कारखाना कहाँ हुआ, परमानेंट फैक्ट्री, सूरत में हुई। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बात करें जरा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, अभी और आएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं हुई, बाकी पहले इनको कंप्लीट करेंगे। तो कंपनी फ्रांसेसे देस इंडेस ओरिएंटैलिस, ये सब याद याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप तो याद रखो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में 1664, ये ईयर आपको याद रखना है कि 1664 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इनके एक मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, इनके अनुरोध पर लुई, तो लुई 14 के समय, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके समय बनी थी फ्रांसीसी कंपनी, तो लुई 14 के समय, और कॉलबर्ट ने इसे बनाई। राज्य द्वारा निर्मित थी, राज्य द्वारा ही इन्हें धन मिलता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो का अभियान दल के साथ भारत आया और 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। देखो अंग्रेजों की भी परमानेंट सूरत में थी और फ्रांसीसियों का भी सूरत में था, जबकि पुर्तगीज का कोची में था। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूरत में बनाई 1668 में। अब बात करें कि अंग्रेजों से कुछ बातें हैं, तो अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती का चयन करने वाले कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चारनाक। ये जो जॉब चारनाक है इसे बोला जाता है फाउंडर ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता का संस्थापक है जॉब चारनाक, बंबई का
गेराल्ड ओंगियार और मद्रास का फ्रांसिस डे। तो ये तीनों ही अलग अलग टाइम पे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक, बंबई का गेराल्ड ओंगियार और मद्रास का फ्रांसिस डे। ठीक है, तो कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत 1814 में सम्मिलित हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में अफीम के लिए बिहार जो है वो प्रसिद्ध था ओपियम के लिए। और पुर्तगीज को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम थॉमस वेस्ट था। तो इन्होंने स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली में या स्वाली के स्थान पर अंग्रेजों ने किसको हराया था? पुर्तगीज को हराया था। और अधिकारी कौन थे? ये उत्तर प्रदेश पीएससी ने पूछा एक्चुअली ये क्वेश्चन, थॉमस वेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लुटेरे के अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली पहली शक्ति कौन होगी? समुद्री लुटेरे कौन होंगे? तो ये पुर्तगीज ही होंगे। और याद रखिएगा कि इन्होंने यहाँ कार्टज सिस्टम, कार्टज व्यवस्था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम, अब देखो सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगीज। फिर कौन आया? डच। फिर कौन आए? अंग्रेज। फिर कौन आए? डेनिस। और फिर कौन आए? फ्रांसीसी। ये आने का क्रम है। तो भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, फिर उसके बाद कौन आए? तो ये आपको ध्यान रखना है, पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद डच, और डच के बाद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद डेनिस, ठीक है, और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अब जैसे भारत में सबसे पहले 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। और सबसे अंत में जाने वाले कौन थे? पुर्तगीज 1961 में। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र तो पुर्तगीज ने ही स्थापित किया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कोच्चि में थी। दूसरी कहाँ थी? कन्नूर में थी। हुगली स्थित पुर्तगीज जो बस्तियां थी पूरे तरीके से शाहजहां जो थे उन्होंने नष्ट करवा दी थी। पहली डच फैक्ट्री कहाँ? मसूली पट्टनम में। तो पहली डचों की फैक्ट्री कहाँ थी? मसूली पट्टनम में। ठीक है, और किसी को पढ़ा अभी आपने मसूली पट्टनम में? ब्रिटिश की जो टेम्परेरी फैक्ट्री थी ये भी मसूली पट्टनम में थी। और डचों को बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना स्थल है तो कौन सा है? आप पीपली। देखो आप समझना, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम, और बंगाल में बात कर रहे हैं, बंगाल क्षेत्र में, तो ये पीपली में है। तो बंगाल में पीपली है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मसूलीपट्टनम। ठीक है, अब जैसे पुर्तगीज कंपनी कब बनी? तो 1505 में। अंग्रेज मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये बनी थी 1600 में। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ? पहले पुर्तगाली बनी, फिर आपकी क्या बनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर अगर आप देखें तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिस, और 1664 में फ्रांसीसी। स्थापना का क्रम अलग है और भारत आने का क्रम अलग है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है, कई बार ऐसा पूछा गया है, तो अगर आपसे पूछें कि अराइवल इन इंडिया, तो सबसे पहले पहले पुर्तगीज आए एक, और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। तो पहले तो एलिमिनेट कर लेना अगर नहीं कुछ समझ में आए तो, पहले और आखिरी में। अब पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच, और डच के बाद ब्रिटिश, और फिर डेनिस, और लास्ट में फ्रांसीसी। लेकिन अगर आप स्थापना की बात करोगे तो सबसे पहले कौन स्थापित हुई? पुर्तगीज। फिर अब ब्रिटिश स्थापित हुए 1600 में, 1602 में डच, 1616 में डेनिस, और सबसे लास्ट में, यानी अगर स्थापना का क्रम पूछा जाए तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, फिर डच, 1616 डेनिस, और 1664 में फ्रांसीसी। अच्छा, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इन्हें आप रट लो, जैसे रट सकते हो वैसे रट लो। तो 1505 में कौन सी? पुर्तगीज, 1600 में ब्रिटिश, 1602 में डच, 1616 में डेनिस, और 64 में फ्रांसीसी। ठीक है, ये बढ़िया से ध्यान रखना। तो ये कुछ कंपनी के बारे में था, इसमें कहीं कार्टज व्यवस्था होगी, अब इसमें दिख नहीं रही मुझे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कार्टज व्यवस्था जो थी वो पुर्तगीज के द्वारा शुरू की गई थी। एक तरीके से परमिट सिस्टम होता था कि अगर आप, ठीक है,
समुद्री क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं तो आपको हमसे ये परमिट लेना होगा। किसने किया था? तो ये व्यवस्था पुर्तगीज ने स्टार्ट की थी, और इन्हीं के चलते बहुत इनके विवाद भी होंगे अरब व्यापारियों से और बाकी लोगों से, तो जितना डिटेल में कोई पूछता नहीं है तो आप। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? अल्मीडा की। और पहला वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है। और पहला जिसने समुद्री मार्ग या सी रोड खोजा था तो वो 1498 में वास्को डी गामा था। इतना आप याद रख लें, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ये कभी बहुत जब बुरा पेपर आता है कि डचों के व्यापारिक केंद्र कौन थे, तो था, ठीक है, आगरा था, भरूच था, सूरत था, पीपली, पीपली बंगाल था, नागपट्टनम, अहमदाबाद, चिंसरा, मसूलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बनाई थी डचों ने? मसूलीपट्टनम में, जबकि बंगाल में पीपली में। ठीक है। और इसके बाद ये संघर्ष, तो ये संघर्ष हम आपको सारे संघर्ष करा चुके हैं, अब कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो भाई साहब थे जैसे नूनो दी कुन्हा, ये 1529 से 38 के बीच में पुर्तगीज गवर्नर थे। 1961 में मैनुअल एंटीनियो वसालो दा सिल्वा पुर्तगीज गवर्नर था गोवा का, और उसी समय ये भारत से वापस गए थे। तो मैनुअली वापस चले गए, ऐसे समझ लो बस आप। तो मैनुअल एंटीनियो वसालो ए सिल्वा अब नहीं बसेंगे यहाँ, चलो सिल्वा चलते हैं। तो अरे आप तो ऐसे समझ लो, मैनुअल गए, मैनुअल बोले भागो यहाँ से, अब तो भारत वाले हमें पीट देंगे। कौन सा अभियान था पुर्तगीज के लिए गोवा का? ऑपरेशन विजय किया गया था गोवा के लिए। कौन सा? ठीक है। और ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये थे 1661 में बेटा इन्होंने वैवाहिक संधि की थी। चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के सम्राट थे, और कैथरीन जो पुर्तगीज राजकुमारी थी, इनका विवाह हो गया 1662 में जाके। और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जो है वो दहेज में मिल गई थी। तो पुर्तगालियों से बम्बई किसको मिल गई? अल्लाह, दहेज भी देखो, पूरा शहर दे दिया। ठीक है, ये भी अच्छा है। कुछ लड़के एकदम मन में लड्डू फोड़ रहे होंगे। 1668 में जाके बेटा वार्षिक किराए पे चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। अब कितना गधा था ये! कितने में? 10 पौंड ईयरली इन्हें रेंट मिलेगा, इस पे इन्हें बम्बई किराए पे दे दी। अब इनकी क्या है, मुफ्त का था ना, सब कुछ मिली थी दहेज में। और वैसे ही नहीं होता ना, लोग कूलर देते हैं तो बोले कूलर ढंग से नहीं चल रहा है, ये कूलर ठंडी हवा नहीं देता, ये सोफा थोड़ा टाइट है। अरे सुना नहीं है ऐसे ही, मतलब जब आता है। अच्छा, और वो सासू माँ जरूर बोलेंगे जब बहू इधर उधर से गुजर रही हो, मतलब कुछ भी दे दो संतुष्टि कुछ नहीं। तो ऐसे चार्ल्स सेकंड को कहाँ रखी संतुष्टि? 10 पौंड में बताओ क्या किया इनने, किराए पे चढ़ा दिया। ठीक है, खोली। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि, तो मुंबई किसे दहेज में मिली थी? चार्ल्स सेकंड को मिली थी। कैथरीन मेयो से पुर्तगीज प्रिंस जो थी, प्रिंसेस जो थी, इनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है। 1661 में ट्रीटी थी, 1662 में विवाह था, और 1668 में इन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया हमारी मुंबई को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1818 में पेशवाई जो है वो समाप्त कर दी गई थी, किसके द्वारा? सेकंड के द्वारा। अच्छा, एक ही राजसी उपाधि अधिनियम में 1876 में है ये बेटा आया था, और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में। तो रॉयल टाइटल एक्ट, अब थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो 1876 से 1840 तक कौन था? लॉर्ड लिटन था। तो लिटन के समय 1877 में क्या आया? पहला दिल्ली दरबार लगा, और इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, याद है, महारानी विक्टोरिया को। तो उसी के लिए उससे पहले ही 1876 में क्या लाया था? रॉयल टाइटल एक्ट या राजसी अधिनियम लेके आया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बिडोरी मैरिज एक्ट पे हम बता चुके हैं, डलहौजी के समय ये बिल आया था। और ये एक्ट कब बना? तो कैनिंग के समय ये एक्ट बना था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, 26 जुलाई 1856 को। और सेक्शन जो है यहाँ पर नियम 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को या बिडोरी मैरिज को लीगल कर दिया गया था, और इनके जो सक्सेसर या उत्तराधिकारी होंगे वो लीगल सक्सेसर होंगे। तो बिल किसके समय आया? डलहौजी के समय। और एक्ट किसके समय बना? तो कैनिंग के समय ये एक्ट बना था। इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मुर्शिद कुली खां, ये तो कुछ नहीं है आपको,
अलीवर्दी खां। मधुमक्खी से किसने तुलना की है यूरोपियों की? तो ये अलीवर्दी खां थे। कौन थे? अलीवर्दी खां। बड़ा अच्छा कथन किया इन्होंने, देखो। अंग्रेजों के प्रति इन्होंने कहा यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, अंग्रेज मधुमक्खी है, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। अंग्रेज कितने अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे, इन्होंने 1756 से लेके 57 तक यहाँ नवाब के रूप में शासन किया। इनके समय 20 जून 1756 को, अगर एक पूरी ईयर आए तो 20-21 जून ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। और इन्हीं के समय याद हो तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी, याद है? अलीनगर की संधि 9 फरवरी को। और उसके बाद इसी के उल्लंघन का आरोप लगाकर 23 जून 1757 को क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये सब बातें आपकी हो गई हैं। ठीक, तो ये सब हो गया यहाँ तक। उम्मीद है बक्सर का युद्ध हमने आपको बता ही दिया है। तो ये सारी कहानी है। ठीक है। ये शर्तें वर्तें वही हैं जो हमने आपको बताई थी कि अवध के नवाब ने 50 लाख युद्ध हर्जाना दिया था, चुनार का किला दिया था, इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र दिया था। इसके अलावा अवध ट्रेड करने की अनुमति दी थी। तो ये सेकंड ट्रीटी 65 से 72 में बंगाल में क्या था? वेद शासन था। किसने शुरू किया था और समाप्त किसने किया? तो शुरू किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब हमने आपसे कहा था कि कुछ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति है, ये कौन लेके आया था? 1848 में लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। अब इसमें समझने की कोशिश करिए। तो पहला जो राज्य हड़पा गया 1848 में, सतारा को सबसे ज्यादा शुरू में सताया गया। 1849 में जैतपुर, 1849 में ही संबलपुर। तो जैतपुर संबलपुर 1849, 1850 में बघाट, और 1852 में उदयपुर। 51 नहीं है, ध्यान रखना। 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर। ठीक है। और फाइनली 7 फरवरी 1856 को अवध। और रिपोर्ट किसकी थी? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। और बेटा जो करौली का बाद में मना कर दिया गया था, करौली जो था ना, करौली का भी किया था ना, तो उसको मना कर दिया गया था। तो ये कभी वैसे नॉर्मल ईयर नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। 1848 सतारा, 49 में जैतपुर संभलपुर, 50 में बघाट, 51 नहीं है, 52 उदयपुर, 53 झांसी, और 54 नागपुर, और 56 अवध। ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये हो गई आपकी बात। ठीक। रॉबर्ट क्लाइव लाइव ये सब आपने पढ़ लिए हैं, आप कुछ नहीं पढ़ पाना। ये सब बता दिया राजा रणजीत सिंह और ये चिलिया वाला। अच्छा, ये एक आध बार गलती से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो रियासतों के प्रति जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी, उनमें देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 1765, सॉरी 1740 से ले हम स्टार्टिंग में, तो 40 से 65 के बीच में इन्होंने क्या किया? तो भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष किया था। क्योंकि जब तक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी और समानता चाहते थे, तो क्या किया? कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विथ इंडियन स्टेट। 1765 से 1813 तक ये पूछी गई है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, तो इसे क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है। तो 1765 ये पूछा गया था कि घेरे की नीति कब से कब तक थी? तो 1765 से 1813 तक घेरे की नीति थी, हमारे राज्यों को घेर रहे थे। फिर इसके बाद 1813 से 1857 तक पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अब हमने इन्हें अधीन कर लिया है। ठीक है। सबऑर्डिनेट किसकी? आइसोलेशन की नीति। एक सेकंड पॉज करना वीडियो। तो देखिए, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी टूवर्ड्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, तो उसमें आपको एक जो याद रखनी एग्जाम के लिए,
वो है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। तो रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से लेके 1813 तक थी। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की 1813 से 1857 तक थी। अब देखो 1857 में रिवॉल्ट हो गया, अब ये अपनी नीति बदलेंगे। तो 1858 से 35 तक अधीनस्थ संघ की नीति इन्होंने अपनाई। कैसी? सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी, मतलब हम अधीनस्थ रखेंगे और हम शासन करेंगे। और इसके बाद 1935 से 47 तक बराबर के संघ की नीति अपनाई। तो पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, जहां ये शुरू में बराबर बनना चाह रहे थे और बाद में 35 से 47 के बीच में हमारे जो देसी राजा थे उन्हें इन्होंने बराबर बनाया था। तो कभी अगर क्रम पूछ लें, जो कि नहीं पूछा गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पूछा गया, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, तो 1765 से 1813 के बीच में थी। बट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1740 से 65 क्या कर रहे थे? कंपनी जो है भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष कर रही थी। 1765 से लेके कब तक? 1813 तक। अब हमें ये घिर रहे थे, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस पॉलिसी 1813 से 57 तक क्या है? सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पार्थक्य। और इसके बाद 1858 से 35 तक क्या करेंगे? अधीनस्थ संघ की नीति। और इसके बाद में 1935 से 1947 तक अब ये बराबर के संघ की नीति या पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन को अपनाएंगे। ठीक है, एक बार ये मेंस में भी पूछा था, 2 नंबर 3 नंबर जो भी मान लें तो उनको, ये हमने आपको बता ही दिया था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये सब जो राज्य थे। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब गवर्नर जनरल हम बता चुके हैं। जैसे आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, रिपन। 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर किसे बने थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं इन्हें हम भारत में। ठीक है, पुरातत्व के जनक, तो भारत में पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु थे। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, तो हार्डिंग सेकेंड के समय हुई थी। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मेयो के समय, देखो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मेयो के समय में। तीसरा दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन 1911 में हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल रद्द कर दिया गया। और आर्किल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अब जैसे ये चूक का सिद्धांत है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ही बोलते हैं। हड़प नीति किसकी है? डलहौजी की है। बंगाल विभाजन करजन में, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव है, सामाजिक सुधार बेंटिक है। ठीक है, तो ये सब सरल सी बातें हैं, ये सब हो गए हैं। बस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मी लग रही है, चला लो, उसमें क्या ऐसा लॉजिक है? आराम से लग गई उसको, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलाओ, ऐसा कहाँ जाना है हमें। अब देखिए, हम लोगों ने आपको परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, एक तो क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त कौन लाया और कब लाया? तो 1793 में, 1793 में किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अन्य नाम हमने आपको बताया, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, ये सब इसके अदर नेम थे। क्षेत्र कौन सा है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी जो था उत्तर प्रदेश का, इनमें ये लागू था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी। ये पूछा जाता है कितने परसेंट क्षेत्र पे था? तो ब्रिटिश इंडिया के 19% जो एरिया था, 19% जो क्षेत्र था उस पर ये था। और प्रोविजन क्या थे? तो जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया। 10/11 कंपनी को देना था जमींदारों को, और 1/11 जमींदारों के पास रखा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 10/11 कौन रखेंगे? अंग्रेजों को देंगे, और 1/11 जो है वो जमींदार जो टैक्स वसूल रहे हैं वो रखेंगे।
तो सीधा क्वेश्चन, तीन तरीके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस और 1793। एक, दूसरा कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, तो 19%, और कितना, तो 10/11 ब्रिटिशर्स को और 1/11 जो है वो फिडेटरीज या जमींदार जो है वो रखते थे। ठीक, ये हो गई। फिर है रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो कौन लाएगा, तो रीड और मुनरो। कैसे याद रखोगे, रैयत, तो रीड और मुनरो के द्वारा लाई गई थी। तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। बंगाल के बारामहल जिले में ये लागू की गई थी। और क्षेत्र कौन से थे, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। और ब्रिटिश इंडिया के 51% क्षेत्र पर थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने परसेंट, 51। तो 51 और 19 कितना हो गया, 70। तो बची हुई तीसरी जो होगी वो कितने परसेंट पे होगी, तो 30%। ठीक है, तो 51% क्षेत्र पे थी। और रैयत, तो भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार होते थे। भूमि का स्वामी जो है वो किसान ही माना जाता था, जबकि जमींदारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन बन गया था, एक तरीके से जमींदार बन गया था। और तीसरी जो व्यवस्था थी वो महलवाड़ी व्यवस्था थी। तो प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ कर अनुबंध किया जाता था और ग्राम समाजी सम्मिलित भूमि या भूमि का स्वामी होता था। तो बेसिकली ऐसे समझ लो, कुछ गांव या गांव का एक समूह होता था, ग्रुप ऑफ विलेज, उसको मिला के एक महल कहा जाता था। और कोई व्यक्ति जो है टैक्स वसूलता था और अंग्रेजों को दे देते थे। महलवाड़ी व्यवस्था में क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में ये लागू थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने परसेंट, तो 30% भाग पर ये लागू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। तो महलवाड़ी कौन है, तो यहाँ है हॉल्ट मैकेंजी। अच्छा, दिया नहीं है इसमें, आप लोग लिख लीजिएगा। हॉल्ट मैकेंजी की थी महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो की है। जबकि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसका था, कॉर्नवालिस का था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के समय आई परमानेंट सेटलमेंट 19% भाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो की थी। और महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी की थी। और ये 30% भाग पे थी महलवाड़ी। और 51% भाग पर कौन सी थी, बोलो जल्दी से, रैयतवाड़ी। तो ये जो ब्रिटिश भारत था उसके इन क्षेत्रों पर इस तरीके की व्यवस्था थी। बस 2 मिनट और लेंगे, फिर नहीं कराएंगे कुछ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसका था। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। तो दादा भाई नौरोजी की जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, किसका, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। एक दूसरी चीज ये है कि एक पैम्पलेट भी इसके लिए थी, तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि किस पैम्पलेट में ये पब्लिश हुआ था, तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो बताई गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नेहरू जी, ये इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया में धन के बहिर्गमन को, इनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वर्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि जो लेख थे इनके, इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन की व्यवस्था की थी। और इविल ऑफ ऑल इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट कहा था कि पूरा पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो ये क्या है, इविल ऑफ ऑल इविल्स के रूप में, अनिष्टों के अनिष्ट के रूप में इसको इन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा बेटा धन के बहिर्गमन के बारे में एक महादेव गोविंद रानाडे ने भी बोला 1872 में। इसके अलावा आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है, तो रमेश चंद्र दत्त की है। इन्होंने भी धन के बहिर्गमन का, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने धन के बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में नहीं बोला, तो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और इसके अलावा एमजी रानाडे, इन तीनों ने ही धन के बहिर्गमन के बारे में बताया है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सेशन आपको पता है 1896 में हुआ था। कौन थे इसके अध्यक्ष, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। अच्छा, इसमें अगर 1906 आएगा तो आप यही लगाओगे, क्योंकि लगेगा दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हैं, स्वराज की बात की है तो धन का बहिर्गमन भी नहीं। 1896 के कलकत्ता सेशन में धन के बहिर्गमन को स्वीकृति दी गई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सेप्टेंस दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन सीधा सा यही आता है,
धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसका है, और दादा भाई नौरोजी, और पीएससी का क्वेश्चन खत्म। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बाय दादा भाई नौरोजी, बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पैम्पलेट इंग्लैंड डेट टू इंडिया, बस। और यही थे पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इनकी संस्था बता सकते हैं आप लोग कौन सी थी? रहनुमाई माजदायान सभा, दादा भाई नौरोजी और फरदोनजी नौरोजी और एसएस बंगाली ने रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की थी। ब्रिटिश संसद में सांसद भी थे ये दादा भाई नौरोजी। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बना, आप लोग गलत करोगे इस क्वेश्चन को, चलो बताओ। सॉरी, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही सर्वाधिक बार बने। सर्वाधिक बार, सर्वाधिक समय के लिए नहीं, सर्वाधिक बार। लेकिन सबसे कम उम्र के अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो क्वेश्चन बदल गया ना पूछने पे ही। तो ये हो गई बात आपकी गवर्नर जनरल और इनसे संबंधित। एक बार आप इतना रिवाइज करिए, फिर बात करते हैं अगली क्लास में इसके आगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।